हेलो गाइस, सौरभ क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं आज से आप लोगों को इस चैनल पे एनसीईआरटी क्लास 11th का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ आज से मैं। फिजिकल वर्ल्ड, ठीक है। तो आप लोग आज से इस चैप्टर पर क्लास 11th क्लास 12th की फिजिक्स, 9th 10th फिजिक्स, केमिस्ट्री, 10th तक बायोलॉजी भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो बच्चों स्टार्ट करें इस चैप्टर को, फिजिकल वर्ल्ड को पढ़ना 1 मिनट। तो फिजिकल वर्ल्ड जो आपका है चैप्टर, इससे पहले मैंने देखिए यहाँ पे कुछ लिखा था, ये कुछ देखिए समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, क्या लिखा हुआ है। देखिए ये एक्चुअली ये है ग्रीक वर्ड। क्या है ये? ग्रीक वर्ड, ठीक है। और यह 15th सेंचुरी में ये वर्ड आया था। ये है ग्रीक वर्ड, ओके। और इसका मतलब होता है नेचर। क्या होता है? नेचर, ठीक है। और नेचर का मतलब ही होता है क्या? फिजिक्स, ठीक है। तो हमको इस फिजिकल वर्ल्ड में यही पढ़ना है। देखिए इस फिजिकल वर्ल्ड में आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बता देता हूँ, ना आपके स्कूल एग्जाम में इसके बारे में कुछ पूछेगा, ना आपके आईआईटी के एग्जाम में, ना आपके किसी भी टाइप के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं वहाँ पे फिजिकल वर्ल्ड से आपको 1 नंबर का क्वेश्चन नहीं पूछेगा, पहली बात। बट ये दिया क्यों है? आप जितने बच्चे हैं जो 10th से 11th में आए हुए हैं, जितने भी बच्चे, उनके लिए जो ये जंप है ना बहुत बड़ा है। आपका 10th में इतना पतला बुक था, इसमें आपको 2 बुक्स मिलेगी, मोटी बुक मिलेंगी, आपको अलग अलग प्रकार के फिनोमिना पढ़ने को मिलेंगे जो आपको समझ से परे हो सकते हैं कभी कभी, ठीक है। तो इसके लिए इस चीज को थोड़ा सा फिजिकल वर्ल्ड को डाला गया है कि आप लोगों को चैप्टर समझ में आए, जिसकी वजह से आप लोग चीजों को समझो, ठीक है। तो पहली बात ये हमको एनसीईआरटी कहती है कि व्हाट इज फिजिक्स, फिजिक्स क्या है। अब पहली बात कि फिजिक्स क्या है भाई, ठीक है। तो फिजिक्स देखिए कुछ इसके बारे में बहुत कुछ ज्यादा तो नहीं कह सकते, ऐसे बोल सकते हैं अ लॉ दैट explain every phenomena या फिजिकल वर्ल्ड, ठीक है। फिजिक्स है क्या? फिजिक्स एक लॉ है जो क्या करती है, जितने भी फिनोमिनाज होते हैं हमारे सामने वो हमको क्या, या फिजिकल वर्ल्ड उसको हमको क्या करती है, एक्सप्लेन करने का काम करती है। देखिए फिजिक्स है क्या, सपोज दैट मैं आपको वीडियो बना के आपके पास पहुंचा रहा हूँ इस चैनल के माध्यम से वीडियो, ये किसके द्वारा हुआ? फिजिक्स के द्वारा। फैन का चलना, लाइट का जलना, ये सारा का सारा फिनोमिना है। और यह फिनोमिना किसकी वजह से हुआ है? सारा का सारा फिजिक्स के वजह से। तो फिजिक्स को हम इतना ही बोल ही सकते हैं, इसके अलावा हम कुछ भी नहीं बोल सकते फिजिक्स के बारे में, ओके। तो फिजिक्स के बारे में हम इतना ही बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद थोड़ी सी बात करते हैं फिजिक्स, अगर आपने समझ लिया हो इसको हम एक और लाइन में बोल सकते हैं कि फिजिक्स इज बेसिक लॉ ऑफ नेचर। आप लोग देखिए हम फिजिक्स को एक और चीज बोल सकते हैं जिसको हम बोलते हैं बेसिक लॉ ऑफ नेचर। नेचर का वह लॉ जो पूरा बेसिक लॉ नेचर का, उसको हम क्या बोलते हैं? फिजिक्स। फिजिक्स वह चीजों को एक्सप्लेन करता है जो हमारे जितने भी फिनोमिनाज होते हैं, जो फिनोमिना जिस प्रकार से होते हैं उसको हमको कौन हमको एक्सप्लेन करता है? फिजिक्स। रोटेशन हो रहा है ना फैन का, ये कौन एक्सप्लेन कर रहा है? हमको फिजिक्स कर रहा है, ठीक है। बात समझ में आ गई आप लोगों को? एवरीथिंग इस दुनिया में जो भी हो रहा है, बाइक चल रही है, कार चल रही है, जो भी फिनोमिना उसमें काम कर रहा है, रोटेशन, उसके व्हील्स जो है, व्हील्स चल रहे हैं, उसमें क्या क्या चीजें यूज हो रही हैं, सारी की सारी चीज जो एक्सप्लेन करती है, दैट इज फिजिक्स। तो आप लोगों को इतनी बात तो समझ में आ गई होगी कि फिजिक्स क्या है। फिजिक्स एक ऐसा साधन है जिसकी वजह से हम फिजिकल वर्ल्ड जितने फिनोमिना होते हैं उसको हम समझ सकते हैं। देखिए बहुत हमेशा कंपैरिजन होता है गॉड फिजिक्स,
ठीक है, इस चीज़ में हमको नहीं घुसना चाहिए। अगर आप लोग धीरे धीरे पढ़ोगे तो चीज़ों को आपको लगेगा, जैसे आप 11th क्लास में आओगे, फिजिक्स पढ़ोगे, केमिस्ट्री पढ़ोगे, फिजिक्स स्पेशली, तो आप लोगों को लगेगा यार गॉड और फिजिक्स में क्या डिफरेंस है यार, गॉड भी वही बोलते हैं, फिजिक्स भी वही बोलता है। तो देखिए ये चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी नहीं है कि हम किसको कंपैरिजन किससे करें, ठीक है। हमको ये है कि देखिए मे भी हो सकता है कि गॉड और फिजिक्स भी एक ही वे में चल रहा हो, है ना। तो इस चीज़ में नहीं जाते हम आगे। फिजिक्स, बस फिजिक्स से प्यार कीजिए ना, क्या दिक्कत है ना। फिजिक्स इज लव, आई थिंक फॉर मी फिजिक्स इज लव। ओके, तो फिजिक्स आपको ऐसे पढ़ना है और इस प्रकार से हम फिजिक्स को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा पॉइंट मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं फिजिक्स के बारे में, ठीक है। तो देखिए फिजिक्स, इसको मैं मिटा दूं, देखिए ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है मीनिंग नेचर। ओके, तो अब बात करते हैं, देखिए फिजिकल वर्ल्ड की बात करते हैं, ठीक है। किसकी बात करते हैं? फिजिकल वर्ल्ड की बात करते हैं। देखिए फिजिकल वर्ल्ड जो ये चैप्टर है आपका, इसमें देखिए दो चीजों में बांटा गया है। आपको थोड़ा समझाने की मैं कोशिश करता हूँ। एक चीज होता है यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन क्या होता है? यूनिफिकेशन, ठीक है। और एक चीज होता है रिडक्शनिज्म। इसको हम क्या बोलते हैं? रिडक्शनिज्म। ओके, तो देखिए एक बात मैं बता रहा हूँ, यूनिफिकेशन और रिडक्शनिज्म। तो देखिए यूनिफिकेशन और रिडक्शनिज्म में क्या अंतर है, पहली बात मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ यूनिफिकेशन, उसके बाद मैं आपको रिडक्शनिज्म बताऊंगा। देखिए यूनिफिकेशन क्या होता है? यूनिफिकेशन का मतलब क्या होता है? देखिए बहुत सारे फिनोमिना जितने भी हैं दुनिया में, उसको एक लॉ के माध्यम से बता देना, एक नियम के माध्यम से बता देना, उसको हम क्या कहते हैं? यूनिफिकेशन। क्या बोलते हैं हम उसको? यूनिफिकेशन। क्या बोलते हैं हम उसको? यूनिफिकेशन। मतलब जितने भी लॉज हैं, जितने भी फिनोमिना दुनिया में, सॉरी, जितने भी फिनोमिना है, अगर उसको आप एक नियम से बताने की कोशिश कर रहे हो, एक लॉ से बताने की कोशिश कर रहे हो, उसको हम यूनिफिकेशन कहते हैं। देखिए इस माध्यम में इस ओर बहुत सारे साइंटिस्ट जो काम कर रहे हैं, और उनका मानना ये है कि अगर फिजिक्स आपको पढ़ना है तो बहुत सारे लॉज पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको एक लॉ पढ़ो, सारे की सारी कॉन्सेप्ट को समझ जाओ। इसको हम कहते हैं यूनिफिकेशन। देखिए अभी इसको हम बोल सकते हैं कि है या नहीं है, इसके बारे में भी कुछ बोल नहीं सकते, बट यूनिफिकेशन आपको जानना चाहिए, यूनिफिकेशन क्या होता है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे मान लीजिए ग्रेविटेशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं हम लोग, है ना। ग्रेविटेशन, है ना। एप्पल फॉलिंग आप लोगों को पता है, एप्पल फॉलिंग, है ना, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो एक बात आप लोगों को पता होगा क्या क्या चीज़ें होती हैं। मान लीजिए ग्रेविटेशन में क्या, ग्रेविटेशन जो होता है यूनिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें यूज होता है? एप्पल फॉलिंग हो रहा है ना। इसके बाद ग्रेविटेशन में मान लीजिए बहुत सारी टॉपिक्स, जैसे मान लीजिए सपोज ग्रेविटेशन दो पार्टिकल के बीच लगने वाला फोर्स, ये भी फोर्स होता है ना। Fg(m1 into r²) अपॉन में r², ये भी तो ग्रेविटेशन का ही रूल है ना। तो ये जो ग्रेविटेशन होते हैं, इसका मतलब ये होता है कि इस ग्रेविटेशन वाले टॉपिक से हम बहुत सारे फिनोमिना को क्या कर दें? एक्सप्लेन कर दें। दैट इज कॉल्ड यूनिफिकेशन। बात समझ में आ गई आप लोगों को? बात समझ में आ गई? यूनिफिकेशन का मतलब क्या होता है? यूनिफिकेशन का मतलब वही होता है कि अगर एक लॉ से आप बहुत सारे फिनोमिना को क्या कर दें? एक्सप्लेन कर। इसी तरह मैं आपने बहुत सारा चीज पढ़ा होगा, एक और आपने लॉ पढ़ा होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या पढ़ा होगा आपने? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बात समझ में आ गई बात? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जब आपने पढ़ा होगा तो इस चीज में क्या हुआ है आपके साथ? देखिए इस चीज में अगर मैं आपको बात करूं तो आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी होंगी। जैसे मान लीजिए आपने बर्नौली थ्योरम पढ़ा होगा। बर्नौली थ्योरम पढ़ा नहीं होगा, पढ़ोगे आप लोग, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ये लिक्विड में यूज होता है। बर्नौली थ्योरम पढ़ेंगे आप लोग, इसी में मैकेनिक्स में ही पढ़ेंगे, 11th क्लास में पढ़ेंगे। बर्नौली थ्योरम हो गया, थर्मोडायनामिक्स हो गया, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो आप लोग क्या पढ़ सकते हो? सेकेंड लॉ ऑफ, अगर आपको मैं बताऊं कि सेकेंड लॉ ऑफ किरचॉफ का नियम पढ़ोगे आप लोग। सेकेंड लॉ, ये सारे के सारे जो नियम है ना, चाहे बर्नौली थ्योरम होगा, चाहे थर्मोडायनामिक्स हो गया, चाहे सेकेंड लॉ ऑफ किरचॉफ, ये सारे के सारे किस पे बेस्ड होते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड होते हैं। तो इसका
इसका मतलब क्या कहने की यूनिफिकेशन में क्या कहने की कोशिश की गई है कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है ना, एक ही लॉ है ना, हम उस एक लॉ से हम इस तीनों फिनोमिना को क्या कर दें, एक्सप्लेन कर दें। दैट इज कॉल्ड यूनिफिकेशन। दैट इज कॉल्ड क्या, यूनिफिकेशन। इतनी बात आप लोगों को मेरे हिसाब से समझ में तो आई गई होगी यूनिफिकेशन क्या होता है ना जी। तो यूनिफिकेशन के मामले में हम धीरे धीरे आगे बढ़ना, अगर ऐसा एक दिन आ जाए कि हम एक ही लॉ से सारे फिजिक्स समझ लें तो बहुत ही अच्छी बात होगी, बात समझ में आ गई है ना। तो ये सारी की सारी चीजें हैं और जिसकी वजह से हम लोग क्या हुए थोड़ा थोड़ा करके अग्रसित हो रहे हैं। तो यूनिफिकेशन का मतलब यही होता है। यूनिफिकेशन का मतलब क्या है, मैंने आप लोग को एक बार और बता देता हूँ कि किसी भी एक लॉ को समझने के लिए, सॉरी बहुत सारे फिनोमिनास को क्या करने के लिए, एक लॉ से एक्सप्लेन करने का जो तरीका होता है उसको हम यूनिफिकेशन कहते हैं। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा जो दूसरा क्या था, रिडक्शनिज्म। ओके, तो देखिए रिडक्शनिज्म क्या होता है, और रिडक्शनिज्म से आप समझ तो जाओगे अभी क्या जो है, ठीक है। रिडक्शनिज्म, देखिए रिडक्शनिज्म क्या होता है, ठीक है। तो रिडक्शनिज्म देखिए एक चीज है, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा एक कोई कॉम्प्लेक्स वर्क है, ठीक है। बहुत ही ऐसा वर्क है जो बहुत ही बड़ा है, ठीक है, बहुत ही बड़ा है। तो उसको क्या करें, हम ब्रेक कर करके कामों को करें, ठीक है। सपोज दैट मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचना है, ए पॉइंट से डी पॉइंट तक, ओके। यहाँ पहुँचे, यहाँ, फिर उसके बाद सपोज दैट यहाँ पे पहुँचे आप, यहाँ पे पहुँचे बी और सी। सपोज दैट आपने क्या किया, मैंने बोला कि किसी को बोला कि आप ए से लेके डी तक का डिस्टेंस बताइए, ठीक है। मैंने बोला कि भैया एक काम करो ना, सबसे बेस्ट काम क्या है कि ए से बी तक पता कर लो, बी से सी तक पता कर लो और सी से डी तक पता कर लो। ब्रेक कर करके आपके लिए आसानी होगी। मतलब ये मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, पता चल जाएगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो रहा है। सपोज दैट मैं आपको एक बात बताता हूँ, तीन कोई मास है यहाँ पे, m1 m2 और m3, ठीक है। सपोज दैट मैंने क्या किया, इस पे फोर्स दिया और इसको फोर्स दिया तो ये एक्सेलरेट होगा। अब एक्सेलरेट हुआ तो देखिए ये पहली बार जब फोर्स नहीं लगा था तो इस पे जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो क्या थी, यहाँ पे क्या थी, मैक्सिमम। जीरो नहीं होती पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे क्या थी, मैक्सिमम। लेकिन जैसे यहाँ फोर्स लगा इसकी जो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, वो मैक्सिमम हो गई। तो देखिए यहाँ से काइनेटिक एनर्जी इसमें आ गई। एक्सेलरेशन आते आते किसी भी पार्टिकल में अगर एक्सेलरेशन आ जाए तो उसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी इसमें आई तो ये क्या हुआ, m1 यहाँ पे जाके इससे टकरा गया। जब इससे टकराया तो इन दोनों के बीच में क्या हो गया, कोलिजन हुआ। देखिए यहाँ पे अभी यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या थी, इसी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या थी, तो चल ही नहीं रहा था, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे जीरो थी। और जब ये जाके यहाँ पे टकराएगा तो यह पत्थर क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्योंकि सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन इस पार्टिकल में आ गया। बात समझ में आ गई। सिमिलरली सेम प्रोसेस इस यहाँ पे फॉलो होगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी अभी यहाँ पे मैक्सिमम, जैसे आफ्टर कोलिजन इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगी। और फिर यहाँ पे अभी इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है ना। तो अभी और यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी भी जीरो है बिफोर कोलिजन। जैसे ये कोलिजन करता है यहाँ से लेके यहाँ तक तो इसकी क्या हो जाती है, यहाँ से इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। तो मैंने बात क्या करी कि हमने देखिए जब हमने तीन पत्थरों को टकराया एक दूसरे तीसरे, तो हमने क्या किया, ब्रेक करके सोचा कि यहाँ से लेके यहाँ तक कैसा हुआ, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हुआ। तो इसी टाइप के प्रोसेस को, इसी टाइप के फिनोमिना को हम रिडक्शनिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको, रिडक्शनिज्म कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि ब्रेकिंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू अ सिंपलर फॉर्म। क्या कह सकते हैं इसको, ब्रेकिंग, मैं लिख देता हूं आपको, ठीक है, ऐसे लिख सकता हूं कि ब्रेकिंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू सिंपलर फॉर्म। देखिए जितने भी आपके पास कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी बहुत ही कठिन काम है, उसको आप छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के करो, दैट इज कॉल्ड रिडक्शनिज्म। बात समझ में आ गई होगी मेरी, आप लोगों को, मुझे ऐसा लगता है रिडक्शनिज्म पूरा का पूरा समझ में आया होगा। तो मैंने आप लोगों को यूनिफिकेशन बताया, रिडक्शनिज्म बताया। देखिए यूनिफिकेशन मैंने आप लोगों को बताया, इसमें क्या बताया था कि आप बहुत सारे फिनोमिना को एक लॉस के साथ क्या करोगे, एक्सप्लेन कर दो, दैट इज कॉल्ड
unification, and that is what is reductionism. Reductionism is what? Breaking complex problem into simpler form, that is called reductionism. So you can understand the basic concept behind unification and reductionism. Okay, you got it. Then आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं. तो देखिए अब आपके बात क्या करते हैं, अब जो आपकी NCERT है, इसने बोला है भैया कि अब बताओ स्कोप ऑफ फिजिक्स क्या है. ठीक है, देखिए यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं. स्कोप ऑफ फिजिक्स, ठीक है. तो देखिए यहाँ पे अगर स्कोप ऑफ फिजिक्स की, देखिए स्कोप का मतलब बताऊँ आप लोगों को, सुनोगे स्कोप का मतलब क्या होता है? बुरा मान जाओगे यार. स्कोप का मतलब औकात होता है यार. ठीक है, अगर किसी को बोलो तो शायद उसको बुरा लग जाए, तो स्कोप का मतलब औकात. ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं अगर स्कोप का मतलब, तो स्कोप क्या है, यहाँ पे बात करता हूँ मैं स्कोप में. तो देखिए यहाँ पे क्या है, मैं आपको फिजिक्स कैसे पढ़ना और कैसे इसको डिस्ट्रीब्यूशन करना है, देखिए हम इसको कैसे कर सकते हैं. देखिए दो टाइप का स्कोप होता है फिजिक्स का, मैं आपको यहाँ पे लिखने की कोशिश करता हूँ. देखिए होता, एक होता है मैक्रोस्कोपिक, मैक्रो क्या लिखा मैंने, मैक्रोस्कोपिक. ठीक है, और एक होता है माइक्रोस्कोपिक. ठीक है, दो टाइप के फिजिक्स हमको पढ़ना है यहाँ पे. एक होता है मैक्रोस्कोपिक, एक होता है माइक्रोस्कोपिक. मैक्रो का मतलब बड़ा और माइक्रो का मतलब छोटा. तो जब हम छोटे की बात करेंगे तो हम बहुत ही, देखिए वहाँ पे न्यूक्लियस लेवल में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूक्लियस में जाएंगे. तो इसका मतलब क्या बात हुई है कि जो हमारा फिजिक्स जो पहले जो हम पढ़ रहे होंगे, चाहे जो पहले चीज से खोज हुई होगी, बड़े बड़े चीजों खोज हुई होगी, चीजों के बारे में ज्यादा पढ़ा गया होगा, तो मैक्रोस्कोपिक. बाद में ये आया, लेटर ऑन आया था क्या, माइक्रोस्कोपिक. बाद में आया, सबसे पहले हम माइक्रोस्कोपिक, मैक्रोस्कोपिक के बारे में हमने बहुत सारा सुना, उसके बाद हमने माइक्रोस्कोपिक पे आए. तो पहली बात आपको ध्यान रखना है क्या, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ. देखिए अब माइक्रोस्कोपी पे देखिए क्या है, मोशन, ऐसे अगर मैं बात करूँ तो मोशन ऑफ प्लैनेट्स. ठीक है, मोशन ऑफ प्लैनेट्स की बात कर लो. ये जो आपका मैक्रोस्कोपिक जो है मोशन ऑफ प्लैनेट्स, ये बहुत बड़ा है ना, मतलब बड़े बड़े पार्टिकल्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं. यहाँ पे तो हम किसके बारे में, इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस के बारे में, मतलब न्यूक्लियस मतलब 10⁻⁻15 मीटर के बारे में पढ़ रहे हैं. बहुत छोटा साइज है ना ये, है ना. तो हम पहले बहुत बड़े बड़े साइज के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम छोटे छोटे साइज के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे. आप लोगों को इतना समझ के बहुत अच्छा लगेगा. ठीक है, आ जाते हैं, फिर हम थोड़ा सा बात करते हैं माइक्रोस्कोपिक पे. ठीक है, उसके बाद मैं आपको माइक्रोस्कोपिक के बारे में बताऊंगा. तो माइक्रोस्कोपिक के बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं. देखिए यहाँ मैक्रोस्कोपिक, अरे यार स्पेलिंग की गलती हो रही मेरे से यार, मैक्रोस्कोपिक. तो देखिए मैक्रोस्कोपिक की अगर बात करते हैं हम लोग यहाँ से, ठीक है, तो मैक्रोस्कोपिक में क्या चीज है, यहाँ पे मैक्रोस्कोपिक में क्या चीज है कि मैं आपको अगर डिस्ट्रीब्यूशन करूं मैक्रोस्कोपिक का, तो देखिए मैक्रोस्कोपिक भी बहुत सारे पार्ट्स में बटा हुआ है. मैं आपको यहाँ पे पार्ट्स में बांटने की कोशिश कर रहा हूँ. पहली बात आपको पढ़ना है मैकेनिक्स. ठीक,